सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ। दोस्तों, इस समय हम इनेक्सर 5 यानी कि एप्लीकेशन फॉर्मेट के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब हमें डीजीसीए से अपने एयरपोर्ट के लिए या फिर एरोड्रोम साइट के लिए लाइसेंस अप्रूव कराना होता है तो हमें किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखना होता है, उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसा होता है, इसके बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। एप्लीकेशन फॉर एरोड्रोम लाइसेंस यानी कि जो हमारा एयरपोर्ट होता है, जो एरोड्रोम होता है, उसके लाइसेंस का एप्लीकेशन के जब हम लिखेंगे तो उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसा होगा। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि एप्लीकेंट की डिटेल को किस प्रकार से लिखेंगे, अपने एरोड्रोम साइट के बारे में किस तरीके से बताएंगे, यानी कि अपना जो एयरपोर्ट है उसकी डिटेल किस तरीके से दी जाएगी। इसके साथ ही कंट्रोल ऑफ एरोड्रोम यानी कि जो हमारा एयरपोर्ट है उसका कंट्रोल किस प्रकार से किया जा रहा है, किस तरीके से उसका मैनेजमेंट किया जा रहा है, इन सब चीज़ों की डिटेल हमें कल की क्लास में देनी थी। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो एप्लीकेशन हम देंगे एडीजीसीए को अपने लाइसेंस को अप्रूव कराने के लिए, उसमें ये सारी डिटेल्स जरूरी होती हैं कि हमारा एप्लीकेंट कौन है, एरोड्रोम साइट का कंट्रोल किस तरीके से किया जा रहा है, एरोड्रोम साइट को मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा रहा है, इन सब चीजों के बारे में आज की क्लास में हम एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ एरोड्रोम लाइसेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो हमारा एयरपोर्ट है उसका जो लाइसेंस है वो एक निश्चित समय के बाद उसकी वैलिडिटी या फिर वैधता समाप्त हो जाती है। तो जब उसकी वैलिडिटी समाप्त होगी या जब उसकी वैधता समाप्त होगी, जब हमारा लाइसेंस समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद उस लाइसेंस को रीन्यू कराने के लिए जब हम डीजीसीए को एप्लीकेशन लिखेंगे तो उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसा होगा, आज की क्लास में हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब हम एप्लीकेशन लिखेंगे तो उसमें हम लाइसेंस की डिटेल को किस तरीके से देंगे, किस तरीके से अपने एयरफील्ड के बारे में बताएंगे, किस तरीके से अपने एयरपोर्ट के बारे में हमें उस एप्लीकेशन में बताना होगा। फिर चाहे वो हमारा रनवे का एरिया हो, चाहे वो टैक्सीवे का एरिया हो, चाहे अप्रॉन या फिर अप्रोच की बात करें या फिर अपने लाइटिंग की बात करें, इन सब चीज़ों के बारे में हम किस तरीके से उस एप्लीकेशन में लिखेंगे, इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ एरोड्रोम लाइसेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम अटैचमेंट थर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, फॉर्म CA 96B एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ एरोड्रोम लाइसेंस। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जब हम डीजीसीए से एयरपोर्ट के लिए, एरोड्रोम के लिए लाइसेंस ग्रांट करवाते हैं तो उस एप्लीकेशन का क्या फॉर्मेट होना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे कि जब उस एरोड्रोम लाइसेंस को हम रिन्यूअल करवाते हैं, यानी कि एक अवधि होती है लाइसेंस की, उस लाइसेंस को एक अवधि के बाद रिन्यू कराना पड़ता है, फिर से नया कराना पड़ता है। तो आज हम उस रिन्यूअल के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमें अपना लाइसेंस रिन्यूअल कराना है तो उसके लिए एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होगा। तो सबसे पहले हमें अपना लाइसेंस नंबर देना होगा, नेम ऑफ द एरोड्रोम यानी कि जो हमारा एरोड्रोम है या फिर हमारा जो एयरपोर्ट है उसका नाम देना होगा। तीसरा है इनक्लोज्ड ए कॉपी ईच ऑफ द लास्ट सेल्फ इंस्पेक्शन रिपोर्ट एंड कैलिब्रेशन रिपोर्ट ऑफ नेविगेशन एंड लैंडिंग एड्स, यानी कि आपके एयरपोर्ट से रिलेटेड जो भी नेविगेशन एंड लैंडिंग एड्स हैं उसकी रिपोर्ट आपको लगानी होगी, इसके साथ में, इस एप्लीकेशन के साथ में अटैच करनी होगी। और चौथा है इनक्लोज द एरोड्रोम लाइसेंस इन ओरिजिनल, यानी कि जो हमारा एरोड्रोम का लाइसेंस है उसका ओरिजिनल कॉपी हमको इनक्लोज करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन के साथ में। यानी कि सबसे पहला स्टेप है लाइसेंस नंबर का, उसके बाद आपके एरोड्रोम का नाम, उसके बाद नेविगेशन एंड लैंडिंग एड्स की रिपोर्ट आपको इसके साथ में अटैच करनी होगी, और लास्ट में एरोड्रोम का जो लाइसेंस है उसको ओरिजिनल फॉर्म में ही इसके साथ में इनक्लोज करना पड़ेगा। अगला है पांचवा पॉइंट, डिटेल ऑफ रिन्यूअल फीस, यानी कि जब आप लाइसेंस को बनवाते हैं तो उसकी भी फी आपको देनी पड़ती है, और जब आप उस लाइसेंस को रिन्यू करवाते हैं तो उसके लिए अलग से फी देनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो डिटेल्स होंगी रिन्यूअल फी की उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट नंबर, यानी कि जो आपने पेमेंट किया होगा तो वहाँ पर एक ड्राफ्ट नंबर आपको मिलेगा, उस ड्राफ्ट नंबर को आपको यहाँ पर लगाना होगा। अमाउंट, यानी कि कितना अमाउंट आपने पे किया है अपने लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए। डेट एंड नेम ऑफ द ड्रावी बैंक, यानी कि किस बैंक से वो पैसा रिन्यू कराने के लिए दिया गया है, पे किया गया है, उसका डेट और उसका नाम। अगला पैराग्राफ है इट इज सर्टिफाइड दैट नो चेंज इन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरोड्रोम इंक्लूडिंग द इरेक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स एंड अल्टरेशन टू द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स और टू विजुअल एड्स एट द aerodrome have been made without prior approval of the DGCA since the issues last renewal and approved changes in the aerodrome facilities have been duly incorporated in the aerodrome manual wherever necessary। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपना एयरपोर्ट का जो लाइसेंस है उसको रिन्यू कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि इट इज सर्टिफाइड दैट नो चेंज इन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एरोड्रोम, यानी कि आपका जो एयरपोर्ट है उसमें किसी भी प्रकार का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी
किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि आपकी जो बिल्डिंग है, आपका जो अल्ट्रेशन है और भी जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, वो सारी चीज़ें जैसे पहले थी वैसे ही बिल्कुल आज के समय में है। ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा। अगर उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव है तो लाइसेंस में भी आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एरोड्रोम हैव बीन मेड विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द डीजीसीए सिंस द इशू लास्ट रिन्यूअल एंड अप्रूवल चेंजेस, यानी कि किसी प्रकार कोई चेंज है तो डीजीसीए के द्वारा उसको प्रायर अप्रूवल करवाना पड़ेगा कि हाँ एयरपोर्ट में ये चीज़ें चेंज की गई हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। और लास्ट में सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट, यानी कि जो आवेदक है उसका सिग्नेचर, डेट, नेम, पोजीशन, और लास्ट है एप्लीकेशन नॉट कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट एंड नॉट अकम्पनीड विद रिलेवेंट इनक्लोजर इज लाइकली टू बी रिजेक्टेड, यानी कि अगर एप्लीकेशन में किसी प्रकार की कोई समस्या होगी, किसी प्रकार की कोई कमी होगी, कोई इनकम्प्लीट चीज़ें होंगी, तो उस स्थिति में आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इसी के साथ में हमारा अटैचमेंट 4 है, जिसमें हमें अपने एरोड्रोम लाइसेंस से रिलेटेड कई सारी चीज़ें बतानी होंगी। जैसे पहला है शेड्यूल फॉर इशू ऑफ एरोड्रोम लाइसेंस, यानी कि अगर एरोड्रोम लाइसेंस में कोई इशू है, एरोड्रोम लाइसेंस का कोई इशू है, तो उसके लिए किस प्रकार का शेड्यूल होगा, उसके लिए जब हम एप्लीकेशन लिखेंगे तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें बतानी होंगी। पहला है नेम ऑफ द एरोड्रोम, यानी कि जो हमारा एयरपोर्ट है उसका नाम बताना पड़ेगा। स्टेट कैटेगरी ऑफ एरोड्रोम, यानी कि हमारा जो एरोड्रोम है, जो एयरपोर्ट है, वो किस कैटेगरी में आता है, पब्लिक यूज़ में आता है या प्राइवेट यूज़ में आता है, यानी कि सबके लिए है या प्राइवेट अपने लिए है, इसको बताना पड़ेगा। स्टेट एरोड्रोम रेफरेंस कोड, यानी कि जब आपने लाइसेंस ग्रांट करवाया था तो वहाँ पर आपको डीजीसीए के द्वारा एक रेफरेंस कोड दिया गया था, तो जो आपके एरोड्रोम का रेफरेंस कोड है उसको बताना पड़ेगा। कोड नंबर है या कोड लेटर है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। चौथा है एरोड्रोम रेफरेंस टेम्परेचर तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि जो आपका एयरपोर्ट है उसका टेम्परेचर किस प्रकार का होता है। और पांचवा है एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट, यानी कि एरोड्रोम आपका जो एयरपोर्ट है वो किस स्थान पर है। जैसे ग्लोब में आप जब किसी चीज़ को देखते हैं, मैंने बताया था कि वहाँ पर ग्रिड लाइंस बनी होती हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, तो उनके परिप्रेक्ष्य में आपको बताना पड़ता है कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है। तो आपके एरोड्रोम का, आपके एयरपोर्ट का जो लोकेशन है उसको आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बताना पड़ेगा कि मतलब कितने नॉर्थ में, कितने ईस्ट में, कितने वेस्ट में, कितने साउथ में है हमारा एयरपोर्ट, उसके बारे में। और 5.2 है एलिवेशन ऑफ द एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट, यानी कि AMSL, यानी कि आपका जो एरोड्रोम पॉइंट है वो कितनी ऊंचाई पर है, समुद्र तल से ऊंचाई की बात यहाँ पर की जा रही है, उसकी फीट और मीटर के बारे में आपको बताना पड़ेगा। अगला है द डाटा शुड बी डिटरमाइंड एंड सर्टिफाइड बाय क्वालिफाइड पर्सन या एजेंसी अटैच डॉक्यूमेंट एविडेंसेस, यानी कि जो भी हमारा डाटा है प्रोवाइड किया जा रहा है उस लाइसेंस से रिलेटेड, एरोड्रोम से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए और वो एक मतलब किसी क्वालिफाइड पर्सन या फिर किसी क्वालिफाइड एजेंसी के द्वारा ही प्रोवाइड की जानी चाहिए, और उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। छठा है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आपका जो एरोड्रोम है, जो एयरपोर्ट है, उसका जो बॉडी है, जो उसका एरिया है, जो क्षेत्रफल है, उसके अंदर की क्या चीज़ें हैं उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। जैसे पहला है रनवे डिजिग्नेशन से रिलेटेड, यानी कि आपका जो रनवे है जहाँ पर हमारा प्लेन लैंड करेगा या वहाँ से टेक ऑफ करेगा, तो उसकी पहले आपको लेंथ बतानी पड़ेगी, यानी कि उसकी लंबाई कितनी है, विड्थ बतानी पड़ेगी, यानी कि उसकी चौड़ाई कितनी है, और इसके बाद RWI एंड एलिवेशन बताना पड़ेगा, यानी कि जो रनवे की एंड पॉइंट है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। इसके साथ में कई और चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें बताना पड़ेगा अपने एयरपोर्ट से रिलेटेड, जो हमारा उसका फिजिकल कैरेक्टर है उसके बारे में। जैसे RWI सरफेस हो गया, एशियन पीशियन हो गया, यानी कि जो अटैच सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टनेस एंड क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग ऑफ पोमेंट होता है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फ्रिक्शन वैल्यू बतानी पड़ेगी, अटैच सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टनेस, यानी कि जो फ्रिक्शन वैल्यू है वहाँ पर जो घर्षण की वैल्यू है उसके बारे में बताना पड़ेगा। इसके साथ में हमें RWI स्लोप्स के बारे में बताना पड़ेगा, जैसे पहला है लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा है ट्रांसवर्स। इसके साथ में RWI शोल्डर के बारे में बताना पड़ेगा, जैसे विड्थ हो गया, चौड़ाई हो गया, ट्रांसवर्स स्लोप हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, सरफेस हो गया, स्लोप आल्सो नोट शार्प शोल्डर्स हो गया, और 6.9 है टर्न पैड, 6.10 बेसिक स्ट्राइप, यानी कि जो हमारा बेसिक स्ट्राइप होता है एयरपोर्ट का उसके बारे में, विड्थ, लेंथ, लॉन्गिट्यूडिनल, स्लोप, ट्रांसवर्स, ग्रेडिंग, इन सब के बारे में बताना पड़ेगा। इसके बाद है रेसा RESA, यानी कि उसकी जो डायमेंशन है उसके बारे में बताना पड़ेगा, जैसे लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, यानी कि लंबाई चौड़ाई कितनी है, एरिया कितना है, इसके बाद स्लोप कितना है, स्ट्रेंथ एंड ग्रेडिंग क्या है, इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा कि हमारा जो एयरपोर्ट है उसके अंदर का जो पूरा क्षेत्रफल है वो किस प्रकार से है, उसकी सारी डिटेल हमें देनी पड़ेगी। इसके बाद अगला है 6.12 क्लियर वेज,
यानी कि जो हमारा क्लियर वेज है उसके बारे में बताना पड़ेगा, लंबाई चौड़ाई बतानी पड़ेगी, स्लोप बताना पड़ेगा, स्ट्रेंथ और ग्रेडिंग बतानी पड़ेगी, जो स्टॉपवे है उसकी लंबाई चौड़ाई, स्लोप, स्ट्रेंथ और ग्रेडिंग बतानी पड़ेगी, और इसके साथ ही TORA, TODA, ASDA, LDA इन सब के बारे में, यानी कि एयरपोर्ट से रिलेटेड जो भी छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं उन सभी को हमें इस एप्लीकेशन में देना पड़ेगा। नोट है, अटैच ड्राइंग्स ऑफ एरोड्रोम शोइंग द डिटेल ऑफ रनवेज, थ्रेशोल्ड, टैक्सीवेज, अप्रॉन्स, यानी कि एयरपोर्ट का जो एक ड्राइंग होता है, मैपिंग जो होती है, उसके बारे में हमको यहाँ कहा जा रहा है कि आप जब इस एप्लीकेशन को दें, यानी कि अपने लाइसेंस को अप्रूवल कराने के लिए, रिन्यूअल कराने के लिए, तो उसके साथ में आप अपने एरोड्रोम की, अपने एयरपोर्ट की एक ड्राइंग को अटैच कर दें, ताकि उसको देख कर ये पता चल जाए कि उसमें रनवे कहाँ पर है, थ्रेशोल्ड्स कहाँ पर है, टैक्सीवेज कहाँ पर है और एप्रॉन कहाँ पर है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। अगला पॉइंट है 7वां, डिटेल ऑफ टैक्सीवेज, यानी कि एयरपोर्ट पर जो टैक्सीवेज है उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, यानी कि जो टैक्सीवे डिजिग्नेशन है उसके बारे में। जैसे पहला है टैक्सीवे स्ट्राइप, यानी कि जो टैक्सीवे है उसका स्ट्राइप कैसा है, शोल्डर के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, यानी कि अटैच सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टनेस एंड क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग ऑफ पेमेंट, यानी कि जो उसकी स्ट्रेंथ है हमारे टैक्सीवे की, कितने टैक्सी एक समय में आ जा सकते हैं उसके बारे में, स्लोप के बारे में बताना पड़ेगा, इसके साथ में अप्रॉन्स के बारे में, अप्रोच के बारे में, साइज के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, स्लोप के बारे में, नंबर ऑफ बेज के बारे में, एयरक्राफ्ट स्टैंड क्लियरेंस के बारे में और आइसोलेटेड एयरक्राफ्ट पार्किंग पोजीशन के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताना पड़ेगा कि हमारे टैक्सीवे से रिलेटेड, एयरपोर्ट पर हमारे टैक्सीवे से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं उन सबको हमें बताना पड़ेगा कि ये जो छोटी छोटी विवरण होती हैं, जो छोटी छोटी डिटेल होती हैं, हर चीज़ के बारे में हमें बताना पड़ेगा। अगला पॉइंट है 9वां, विजुअल एड्स फॉर नेविगेशन इंक्लोज मार्किंग प्लान फॉर ऑल द रनवेज, यानी कि एयरपोर्ट पर जो भी रनवेज हैं उनके बारे में, उनके लिए एक मार्किंग प्लान इनक्लोज करना पड़ेगा, और एयरपोर्ट पर नेविगेशन करने के लिए जो भी विजुअल एड्स होते हैं उनके बारे में बताना पड़ेगा। जैसे 9.1 है मार्किंग्स ऑन रनवेज, यानी कि रनवे पर मार्किंग किस तरीके से होनी चाहिए। ए है डिजिग्नेशन, बी सेंटर लाइन, 3 थ्रेशोल्ड्स, RWI एंड एमिंग पॉइंट, टच डाउन जोन, साइड स्ट्राइप, टर्न पैड, होल्डिंग पोजीशन प्रोवाइडेड, मैंडेटरी इंफॉर्मेशन मार्किंग और इसके साथ ही इंफॉर्मेशन मार्किंग, यानी कि आपका जो टैक्सीवे है और इसके साथ ही जो विजुअल एड्स हैं उनके बारे में बताना पड़ेगा। जो रनवेज हैं उन पर मार्किंग जब की जाती है तो उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से उनकी मार्किंग की गई है, कहाँ पर डिजिग्नेशन है, कहाँ पर सेंटर लाइन है, कहाँ पर थ्रेशोल्ड है, कहाँ पर RWI एंड पॉइंट है, कहाँ पर एमिंग पॉइंट है, कहाँ पर टच डाउन जोन है, कहाँ पर साइड स्ट्राइप है, कहाँ पर टर्न पैड है, कहाँ पर होल्डिंग पोजीशन प्रोवाइड है, यानी कि कहाँ पर मैंडेटरी इंफॉर्मेशंस मार्किंग की गई हैं, इन सब के बारे में हमें बताना पड़ेगा। अगला पॉइंट है 9.2 मार्किंग्स ऑन टैक्सीवे, यानी कि जो टैक्सीवे है उस पर हमें मार्किंग करनी पड़ेगी। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि रनवे, यानी कि जो मार्किंग ऑन रनवे, यानी कि जो रनवे है एयरपोर्ट का जहाँ पर हमारा लैंड करेगा एयरप्लेन, एयरक्राफ्ट लैंड करेगा, उस पर मार्किंग की गई थी। तो सेम चीज़ हमको टैक्सीवे जो है उस पर भी मार्किंग करनी पड़ेगी। जैसे हमारा सेंटर लाइन हो गया, साइड स्ट्राइप हो गया, TWI होल्डिंग पोजीशन हो गया, इंटरमीडिएट होल्डिंग पोजीशन हो गया, इंफॉर्मेशन मार्किंग हो गया, इन सब के बारे में हमें बताना पड़ेगा कि हमारा जो टैक्सीवे है उस पर कहाँ पर सेंटर लाइन है, कहाँ पर साइड स्ट्रिप है, कहाँ पर TWI होल्डिंग पोजीशन है, कहाँ पर इंटरमीडिएट होल्डिंग पोजीशन है और कहाँ पर इंफॉर्मेशन मार्किंग है। इन सब के बारे में हमें मार्किंग करके उस मैपिंग में बतानी पड़ेगी, जो मैपिंग हम इस एप्लीकेशन के साथ में अटैच करेंगे। इसके बाद अगला है 9.3 अप्रॉन्स, यानी कि जो अप्रॉन्स होते हैं और अप्रोच होते हैं उनके बारे में हमें बताना पड़ेगा। जैसे अप्रॉन सेफ्टी लाइंस के बारे में बताना पड़ेगा, एयरक्राफ्ट स्टैंड के बारे में बताना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन मार्किंग के बारे में, अटैच सेपरेट सीट इफ रिक्वायर्ड, यानी कि जो सेपरेट सीट होते हैं उसको आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं अगर वहाँ पर किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट है तो। और 9.4 है अदर मार्किंग्स, यानी कि इन सबसे अलग, जैसे रनवे हो गया, टैक्सीवे हो गया, अप्रॉन्स हो गया, इससे अलग, यानी कि इनके अलावा भी जो चीज़ें बची हैं उन पर भी मार्किंग की जाएंगी, तो उनके बारे में आप बता सकते हैं। जैसे रोड होल्डिंग पोजीशन हो गया, VOR एरोड्रोम चेक पॉइंट मार्किंग हो गया और एल्टीमीटर चेक पॉइंट हो गया, इसके बारे में भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बारे में हम इस एप्लीकेशन में बता सकते हैं कि जो भी हमारा रनवे है, जो टैक्सीवे है, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें मार्किंग करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट है 9.6 विंड डायरेक्शन इंडिकेटर, यानी कि एयरपोर्ट जहाँ पर है, जहाँ पर एरोड्रोम है, हमारा एरोड्रोम साइड जो है वहाँ पर हवा की डायरेक्शन किस प्रकार की है, यानी कि जो हमारा वहाँ पर हवाएं चलती हैं, चूँकि एयरपोर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, एयरप्लेन से रिलेटेड
रिलेटेड उसके लैंड और उसके टेक ऑफ के लिए हवा बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि वहाँ पर किसी प्रकार की हवाओं की दिक्कत ना हो। तो विंड डायरेक्शन के बारे में हमको बताना पड़ेगा, जैसे लोकेशन बताना पड़ेगा, कलर बताना पड़ेगा, स्विंग्स फ्रीली बताना पड़ेगा। यानी कि हमारा जो विंड डायरेक्शंस होता है, जो हवाएं होती हैं, उनसे रिलेटेड जो भी इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि जो हवाओं को पता करने के लिए जो इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है, उनके बारे में हमें बताना पड़ेगा कि किस प्रकार की लोकेशन है, किस प्रकार का कलर है, किस प्रकार का स्विंग्स फ्रीली है। अगला है सिग्नल स्क्वायर, यानी कि एयरपोर्ट पर जो भी सिग्नल्स होते हैं उनके लिए क्या है, उनकी साइज़ कैसी है, डिटेल ऑफ साइज़ एंड साइनेज, यानी कि जो हमारा सिग्नल है उसकी क्या डिटेल है, उसका साइज़ क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है, उसके बारे में। अगला है एरोड्रोम बाइकॉन्स और इसके बाद है एरोड्रोम आइडेंटिफिकेशन बाइकॉन, यानी कि एरोड्रोम से रिलेटेड और जो भी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा में जो चीज़ें होती हैं, उन सब के बारे में हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। अपने एयरपोर्ट से रिलेटेड सारी छोटी से छोटी डिटेल, चाहे वो रनवे की हो, चाहे वो टैक्सी वे की हो, चाहे वो अप्रॉन की हो, चाहे वो अप्रोच की हो, इनसे अलग भी कई सारी जो संस्थाएं हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो और ज़्यादा प्लेसेस हैं, उनके बारे में बताना पड़ेगा। इसके साथ में विंड डायरेक्शन के बारे में बताना पड़ेगा, हवाओं के बारे में बताना पड़ेगा, मौसम के बारे में बताना पड़ेगा। इन सब की जानकारी हमें वहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आगे है नोट अटैच डिटेल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लैशेस, कोड, कलर, वर्टिकल लाइट डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिटी etc, यानी कि जो एरोड्रोम पर हमारा बेकॉन्स है और जो हमारे सिग्नल्स हैं उनके बारे में बताना पड़ेगा कि उन पर फ्लैशेस की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। कोड क्या है, कलर किस प्रकार का है, वर्टिकल लाइट डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया है, इंटेंसिटी किस प्रकार की है, इन सब के बारे में हमें बताना पड़ेगा। अगला पॉइंट है 10वां लाइटिंग के बारे में, यानी कि एयरपोर्ट पर लाइटिंग किस प्रकार की गई है उसके बारे में बताना पड़ेगा। जैसे 10.1 है रनवेज, यानी कि जो हमारा रनवे है वहाँ पर किस प्रकार की लाइटिंग की गई है। जैसे रनवे पर कई सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर अलग अलग एरिया होता है रनवे का, तो उस एरिया का नाम दिया गया है और आगे बताना पड़ेगा कि वहाँ पर लाइटिंग की सुविधा किस प्रकार से है। जैसे रनवे एज लाइट पर, यानी कि जो रनवे एज लाइट एरिया है वहाँ पर किस प्रकार की लाइटिंग की व्यवस्था है। रनवे थ्रेशोल्ड या विंग बार लाइट किस प्रकार की व्यवस्था है। रनवे एंड लाइट किस प्रकार की व्यवस्था है, यानी कि जो रनवे का एंड पॉइंट होता है वहाँ पर लाइट की कैसी व्यवस्था है। रनवे सेंटर लाइन लाइट, यानी कि जो रनवे का सेंटर पॉइंट होता है, जो मेन बिंदु होता है, उस पर लाइन की माने उस पर लाइट की कैसी व्यवस्था है। रनवे टच डाउन जोन लाइट, यानी कि जो रनवे का टच डाउन जोन होता है वहाँ पर लाइट की कैसी व्यवस्था है। रनवे टर्न पैड लाइट, यानी कि रनवे पर जो मतलब टर्न लिया जाता है तो उसका जो टर्न पैड होता है रनवे का, उस पर लाइट की कैसी व्यवस्था है। रनवे गार्ड लाइट, यानी कि रनवे पर जो गार्ड होते हैं या रनवे की जो सुरक्षा करते हैं उनके लिए किस प्रकार की लाइट की व्यवस्था है। स्टॉप वे लाइट, यानी कि जो एयरपोर्ट होता है उस पर स्टॉप वे लाइट की कैसी व्यवस्था है। और लास्ट है रनवे थ्रेशोल्ड, यानी कि रनवे थ्रेशोल्ड पर लाइट की कैसी व्यवस्था है, उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा कि जो एयरपोर्ट का हमारा रनवे का एरिया है वहाँ पर लाइटिंग की सुविधा सही से है या नहीं, उसके बारे में भी हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि उसका जो रनवे का अलग अलग एरिया होता है, अलग अलग पॉइंट होता है, फिर चाहे वो रनवे एज पॉइंट हो, चाहे वो रनवे थ्रेशोल्ड पॉइंट हो, चाहे वो रनवे एंड पॉइंट हो, चाहे वो रनवे सेंटर पॉइंट हो, चाहे टच डाउन जोन हो, चाहे टर्न पैड हो, चाहे गार्ड हो, चाहे स्टॉपवे हो, इन सब पर लाइट की कैसी व्यवस्था है, इसके बारे में भी हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। लाइटिंग का ही अगला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन लाइट, यानी कि एयरपोर्ट पर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किस प्रकार की लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, यानी कि एयरपोर्ट पर अलग अलग प्रकार के एरियाज को किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाएगा। नोट है अटैच द डिटेल इंटेंसिटी कंट्रोल प्रोवाइडेड, यानी कि एयरपोर्ट से रिलेटेड जो भी इंटेंसिटी कंट्रोल होता है उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती हैं उसकी एक कॉपी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है 10.2 टैक्सी वे, यानी कि एयरपोर्ट पर जो हमारा टैक्सी वे होता है उससे रिलेटेड हमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं देनी पड़ेंगी। जैसे हमारा सेंटर लाइट हो गया, एज लाइट हो गया, एप्रॉन टैक्सी वे लाइट हो गया, रोड होल्डिंग पोजीशन लाइट हो गया, स्टॉप बार्स और इंटरमीडिएट होल्डिंग पोजीशन लाइट, यानी कि जो टैक्सी वे है, जिस प्रकार से हमने रनवे के बारे में पढ़ा कि रनवे का जो अलग अलग एरिया होता है वहाँ पर लाइटिंग किस प्रकार की जाती है, उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा कि रनवे का जो अलग अलग एरिया है, चाहे वो हमारा रनवे का एज पॉइंट हो, चाहे वो हमारा थ्रेशोल्ड पॉइंट हो, चाहे वो हमारा एंड पॉइंट हो, चाहे सेंटर पॉइंट हो, चाहे टच डाउन जोन हो, चाहे टर्न पैड हो, चाहे गार्ड हो, चाहे स्टॉपवे हो, इसी प्रकार से जो हमारा टैक्सी वे है उसके भी कई सारे पॉइंट होते हैं और उनके बारे
में भी हमें बताना पड़ेगा, फिर चाहे वो हमारा सेंटर पॉइंट हो, चाहे उसका एज पॉइंट हो, यानी कि टैक्सीवे से रिलेटेड जो भी एरियाज़ होते हैं उन एरियाज़ में किस प्रकार की लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, किस काम के लिए, उनके बारे में हमें बताना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने लाइसेंस के बारे में, अटैचमेंट 4 के बारे में पढ़ा और रनवे से रिलेटेड, एयरपोर्ट के एरिया से रिलेटेड कई सारे पॉइंट के बारे में पढ़ा। अभी भी अटैचमेंट 4 के कुछ पॉइंट्स बचे हैं और इसका जो कंक्लूजन है वो भी बचा है, उसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप कि आज की इस क्लास में मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ एरोड्रोम लाइसेंस के बारे में जो बताया वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगे। आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि जब हम DGCA के द्वारा अपना लाइसेंस अप्रूव करा लेते हैं तो एक समय के बाद उसकी वैलिडिटी या फिर वैधता समाप्त हो जाती है। तो जब हमें उस लाइसेंस को रिन्यू कराना होता है, जब हम उस लाइसेंस का रिन्यूअल कराते हैं, तो जब हम एप्लीकेशन लिखेंगे उस समय रिन्यूअल कराने के लिए DGCA को, तो उस समय हमारे एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसा होगा, तो उसके बारे में मैंने आज की क्लास में आपको बताया। और अभी भी इसके कई सारे पॉइंट बचे हैं जिनको हम अगली क्लास में कवर करेंगे और उसके बाद हम आगे के कोर्स पर चलेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।